मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कानून का बेटा, भाग 5। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। यस सर, उस वक्त यह सिर्फ 14 साल का था। पुलिस रिकॉर्ड, यहाँ तक कि अदालत की फाइल भी इस बात की गवाह है कि हत्याएं इसी ने की थी। उस वक्त मैं इंस्पेक्टर था। खुद मेरा सर्विस रिवॉल्वर छीनकर थाने से गायब हुआ था। ये संक्षेप में किस्सा बताइए। सबसे पहले इसकी माँ का मर्डर हुआ इनके घर के अंदर। पुलिस ने वहां से सिक्का नामक एक बदमाश को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस भी भ्रम में आ गई, यानी सिक्का को ही इसकी माँ का हत्यारा समझा और उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश कर दिया। फिर कोर्ट में किस्सा दूसरा ही साबित हुआ। क्या? मुकदमे के दौरान सिक्का ने इसकी बहन के कुछ पत्र कोर्ट में पेश किए। उन पत्रों से राज खुला कि सिक्का और इसकी बहन मोहब्बत करते थे। इसकी बहन के ऑफर पर करीब करीब रोज रात को सिक्का मिलने उसके कमरे में जाता था। एक रात इसने और इसके बाप ने उसे पकड़ लिया। अच्छा खासा हंगामा हुआ। गुस्से ने उन लोगों को पागल कर दिया, इस कदर कि सिक्का का रिवॉल्वर छीनकर इसने उस पर गोली चला दी, परंतु निशाना चूक जाने की वजह से वह इसकी मां को लग गई। बदली हुई परिस्थितियों में इन्होंने उसकी हत्या के जुर्म में सिक्का को पकड़वा दिया। ओह, यह सब कोर्ट में सिद्ध हो चुका है सर। सिक्का को बाइज्जत बरी किया गया था। अपनी बहन और बाप की हत्या कैसे की इसने? मैंने इस इलाके के थाने का चार्ज संभाला ही था कि इसने खुद आकर कंप्लेंट की। क्या? यह कि उसी इलाके के जुनेजा, बब्बन और उसके साथियों ने इसकी बहन और बाप को मार डाला है। मैं तफ्तीश के लिए वहां पहुंचा। हालांकि किसी मोहल्ले वाले ने इसके बयान की पुष्टि नहीं की थी, परंतु फिर भी मैंने इसे सच्चा माना। इसके बाप बहन की लाश पूरी तरह निर्वस्त्र मिली थी। आवश्यक कार्यवाही के बाद यह मेरे साथ थाने पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने यह पता करने की कोशिश की कि वे लोग कहाँ हैं जिनके नाम इसने लिखवाए थे। उस वक्त मैं दंग रह गया जब इंफॉर्मेशन मिली कि बब्बन और उसके साथी सुबह से ही शराब पीकर उद्यम मचाने के जुर्म में एक अन्य थाने की हवालात में बंद हैं और जुनेजा उस दिन एक पल के लिए भी अपने ऑफिस की सीट से नहीं हिला था। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मुझे लगा कि यह झूठ बोल रहा है, अतः मैंने इसी से डांट डपट करनी शुरू की। हालांकि उस वक्त तक भी मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं हुआ था कि हत्यारा वह स्वयं है, मगर यह इतना ज्यादा बौखला गया कि मेरा सर्विस रिवॉल्वर छीनकर थाने से भाग निकला। इसके बाद की तफ्तीश में मेरे हाथ में एक रजिस्टर लगा, जिससे जाहिर था कि 11 से 2:30 बजे तक यह एक म्यूजियम में था। गवाहों और दूसरे सबूतों के जरिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके बाप और बहन के बीच नाजायज ताल्लुकात थे और उस दिन म्यूजियम से लौटने पर इसने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। उत्तेजना में इसने दोनों को गोली मार दी। यही कारण था कि दोनों लाशें निर्वस्त्र मिली। बाद में ये काल्पनिक कहानी गढ़कर थाने पहुंच गया था। फिर उस दिन से यह फरार था। पुलिस की जबरदस्त भागदौड़ के बावजूद ना पकड़ा जा सका। पता नहीं कहाँ गुम हो गया था यह। केशव बिल्कुल चुप खड़ा था, शांत। आज यहाँ कैसे आ पहुंचा ये? इस एसएपी ने पूछा। इसका संबंध दिल्ली के कुख्यात संगठन कोबरा से है सर। कोबरा से? जी हाँ, यह पत्र लेकर मेरे पास आया था। कहते हुए दुबे ने अपनी जेब से किंग कोबरा का वह पत्र निकालकर एसएसपी को पकड़ा दिया, जो वास्तव में केशव ने उसे कल दिया था। एसएसपी ने पत्र पढ़ा और पढ़ने के बाद केशव को ऐसी खूंखार नजरों से घूरा जैसे कच्चा चबा जाने की इच्छा रखता हो, जबकि केशव के होठों पर एक बार पुनः जहरीली मुस्कुराहट उभरी। जबड़े सख्ती के साथ भींच रखे थे उसने। एसएसपी ने दुबे की तरफ पलटकर पूछा, क्या चाहता था यह? अपनी माँ और बहन बाप से संबंधित
पुलिस फाइलें। क्या इसने तुम्हें अपना वास्तविक परिचय दे दिया था? नहीं सर, अपना नाम इसने मुसीबत सिंह बताया था। फिर जब इसने वे फाइलें मांगी तो मैं चौंका। झपट कर मैंने इसकी आंखों पर चढ़ा रंगीन चश्मा नोच लिया और नीली आंखों पर नजर पड़ते ही मैं तुरंत पहचान गया। मैंने इसे भागने की कोशिश ना करने की चेतावनी दी, मगर यह बौखला गया था। दरवाजे की तरफ भागा। मैंने इससे पहले झपट का दरवाजा बंद कर दिया। इसने सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश की। जब कई चेतावनियों के बावजूद नहीं रुका तो मैंने गोलियां चलाई, मगर यह इतना पहुंचा हुआ है सर कि पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आया था। गोलियों का इस पर कोई असर ना होता देखकर मैंने रिवॉल्वर एक तरफ फेंका और झपट पड़ा। बस, एसएसपी ने कहा, इससे आगे जो कुछ हुआ होगा वह आपकी इस हालत से जाहिर है। एक बात और सर, दुबे ने कहा। क्या? मारपीट के बीच यह बार बार मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैंने इसे भाग जाने का मौका नहीं दिया तो कोर्ट में कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं ही फंस जाऊं। केशव के होठों पर इस ख्याल ने बरबस सी मुस्कान ला दी कि दुबे कैसेट वाले आरोप से बचने के लिए अभी से नींव मजबूत कर रहा था। गुस्से में तमतमाया एसएसपी दृढ़ कदमों के साथ केशव के नजदीक आया और रिवॉल्वर की नाल उसकी ठोड़ी पर रखता हुआ बोला, कहो बरखुरदार, जो आरोप तुम पर लगाए गए हैं उनके संबंध में तुम्हें कुछ कहना है? यहाँ नहीं, वह बोला। फिर कहाँ, जहां मेरे बोलने की कुछ वैल्यू होगी? मतलब? कोर्ट में, केशव ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा। केशव पंडित नामक इस शख्स ने अपराध अचानक नहीं किए हैं योर ऑनर, बल्कि ये अदालत अपराधी हत्यारा है। सरकारी वकील हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। बेहद खतरनाक और चालाक हत्यारा। उस वक्त इसकी उम्र 14 साल थी योर ऑनर, जब इसने एक आध नहीं पूरे 3 कत्ल किए, और सिर्फ कत्ल ही नहीं किए बल्कि इसने दूसरों पर इल्जाम थोपने की नाकाम कोशिश भी की। सरकारी वकील सांस लेने के लिए रुका। अदालत कक्ष खचाखच भरा था। केशव कटघरे में, शांत। जैन साहब अगली पंक्ति की कुर्सी पर। अदालत में पेश करने के बाद पुलिस केशव को रिमांड पर लेने का प्रयत्न कर रही थी। उसी प्रयास में सरकारी वकील पुनः चीखा। 3 हत्याएं करने के बाद यह गायब हो गया योर ऑनर, और आज जब मिला तो पता लगा कि दिल्ली के बदनाम संगठन कोबरा का मेंबर है। ये हालांकि यह कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि इसके काले बचपन से ही स्पष्ट था कि यह ऐसे ही किसी खतरनाक संगठन से जुड़ेगा। पिछले 21 साल में इसने जाने कहां-कहां कितने जुर्म किए हैं। इस संबंध में पुलिस इससे पूछताछ करना चाहती है। पुलिस इससे कोबरा के संबंध में भी आवश्यक जानकारियां लेना चाहती है। मुलजिम का रिमांड कर दिया जाना कानून और समाज के हित में होगा। कक्ष में एक बार पुनः खामोशी छा गई। न्यायाधीश ने कटघरे में खड़े केशव से पूछा, तुम्हारा वकील? अपना वकील मैं खुद हूं सर। तभी सरकारी वकील पुनः चीखा। अपनी वकालत खुद करने की बात पर याद आया योर ऑनर, पुलिस का कहना है कि मुलजिम खुद को कानून का बेटा कहता है और दावा पेश करता है कि इसके बराबर कानून की जानकारी कोई नहीं रखता, आप भी नहीं। कक्ष में हंसी का फव्वारा उछला। जैन साहब और न्यायाधीश के अलावा केशव की खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में सभी हंसे थे। कोर्ट का वातावरण पुनः गरिमा युक्त होने पर न्यायाधीश ने केशव से सीधा सवाल किया, कुछ और कहना है तुम्हें? यस सर, बोलो। केशव ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालने के बाद कहा, मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट कि आप अपने घर फोन कीजिए। हम न्यायाधीश महोदय चौंके। जी हाँ, उससे क्या होगा? मेरा ख्याल है कि आपकी आज की डाक घर पहुंच चुकी होगी। रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए न्यायाधीश ने कहा, शायद। उसे यहाँ मंगा लीजिए। मगर हमारी डाक से तुम्हारी रिमांड या जमानत का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है सर, बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप सचमुच मेरे साथ इंसाफ करने के इच्छुक हैं तो अपनी आज की डाक यहाँ मंगाइए
और उसे देखने के बाद ही फैसला कीजिए कि पुलिस मुझे रिमांड पर लेने की हकदार है या नहीं। मैं जानता हूँ कि आपका घर कचहरी परिसर से ज्यादा दूर नहीं है। फोन के 10 मिनट बाद आपका घरेलू नौकर आज की डाक लेकर यहाँ तब तक खाली बैठी रहकर कोर्ट अपने 10 कीमती मिनट जाया नहीं कर सकती योर ऑनर, सरकारी वकील ने कहा। मुलजिम की रिमांड का सवाल इतना बड़ा नहीं है कि पुलिस की कार्यप्रणाली का सवाल तो बड़ा है। केशव सरकारी वकील की बात पूरी होने से पहले ही प्रभावशाली स्वर में गुर्राया। यह सवाल तो बड़ा है कि हमारी पुलिस किस तरह झूठी और सिर्फ झूठी ही चार्जशीटें पेश करके अदालतों को धोखा दे रही है। मगर यह साबित कर सकता हूँ और कोर्ट के केवल 10 कीमती मिनट मांग रहा हूँ तो कोई गजब नहीं कर रहा। ये 10 मिनट कोर्ट को मुझे देने ही चाहिए। सरकारी वकील ने पुनः विरोध किया, परंतु न्यायाधीश केशव पंडित से सहमत हुए। उनके आदेश पर पेश करने जाकर फोन किया। कोर्ट में न्यायाधीश महोदय के घरेलू नौकर की इंतजार होने लगी। कक्ष में सन्नाटा छाया रहा। केवल घड़ी की टक टक गूंज रही थी। वहां हर व्यक्ति बेचैन, अजीब सा सस्पेंस वातावरण बन गया। इस बात से लोगों की उत्सुकता बढ़ गई थी कि न्यायाधीश की डाक में ऐसा क्या आ रहा है जो पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट को चैलेंज करेगा। हर पल लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सरकारी वकील और दुबे कुछ ज्यादा ही बेचैन थे। और फिर उस वक्त कोर्ट में अजीब सी गहमा गहमी का वातावरण बन गया जब जज साहब की डाक लिए उनका घरेलू नौकर कक्ष में दाखिल हुआ। एक दूसरे के कान में लगे जाने वाले लोग फुसफुसाने लगे। घरेलू नौकर न्यायाधीश की तरफ बढ़ा। उस वक्त हर एक नजर उस पर और सिर्फ उसी पर केंद्रित थी, कुछ ऐसे अंदाज में कि बेचारे नौकर का चेहरा पीला पड़ गया। डाक न्यायाधीश महोदय के सामने पहुंच गई। उन्होंने केशव की तरफ देखते हुए पूछा, अब इसमें एक रजिस्टर्ड लिफाफा होगा, खाकी रंग का, ऐसा जिसके बाएं कोने पर बड़ा बड़ा के लिखा होगा। है, न्यायाधीश महोदय ने बताया। लिफाफा आप पेशकश आपको दे दें सर, क्योंकि मैं खुली अदालत में इसे पढ़वाना चाहता हूं। न्यायाधीश महोदय ने ऐसा ही किया। तब केशव ने कहा, सबसे पहले मोहर का ध्यान देकर बताइए पेशकश साहब कि यह रजिस्ट्री कब की गई है। कल। कहां से? इलाहाबाद से ही। करेक्ट। अब बराए मेहरबानी इसे खोलकर इतनी ऊंची आवाज में पढ़ दें कि कक्ष में नहीं बल्कि कक्ष के बाहर मौजूद लोग भी सुन सकें। ये आदमी बेवजह ड्रामा कर रहा है योर ऑनर, सरकारी वकील ने हस्तक्षेप किया और फिर केशव की तरफ पलट कर बोला, ये कोर्ट है मिस्टर केशव, ड्रामा स्टेज नहीं। अगर आपको नहीं मालूम कि कोर्ट में कार्यवाही किस तरह चलती है तो अपनी तरफ से वकील पेश कीजिए। आप जब मेरे ही सामने बौखला रहे हैं तो मेरे वकील के सामने क्या होगा? हम बौखला रहे हैं। लोग एक बार हंस पड़े। इस बार की हंसी सरकारी वकील के सचमुच बौखला उठने पर थी। केशव ने मजा लेने वाले स्वर में कहा, तो पढ़ने दीजिए पेशकश साहब को। जब उन्हें कोई एतराज नहीं है तो आपके पेट में ऐंठन किस बात की हो रही है? ये अदालत की कार्यवाही का कोई तरीका नहीं। सरकारी वकील ने हलक फाड़ कर चीखना शुरू किया ही था कि न्यायाधीश महोदय ने हाथ उठाकर चुप रहने के लिए कहा। वह सक पका गया। न्यायाधीश महोदय ने पेशकार को पत्र पढ़ने के लिए कहा। पेशकार ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। जज साहब, मेरा नाम केशव पंडित है। पिता का नाम स्वर्गीय पंडित रविशंकर। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मैं एक घोषित और फरार हत्यारा हूँ। आज से 21 वर्ष पूर्व जब मैं 14 साल का था तब कुछ लोगों ने साजिश रचकर मुझे हत्यारा करार दे दिया। इस साजिश में पुलिस इंस्पेक्टर दुबे भी शामिल था, जो आज ईश्वर की कृपा से एसपी पुलिस है। उस वक्त हालात ऐसे थे कि ना तो मैं कानून के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करने में सक्षम था और ना ही षड्यंत्रकारियों का मुकाबला करने में।
अतः जान बचाकर इस शहर से भाग जाने के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझा और यही मैंने किया। अगर यह लिखूंगा कि 21 साल पहले मैंने किस तरह गुजारे तो पत्र अनावश्यक रूप से लंबा होगा और उन संघर्षों से अदालत को कुछ लेना देना नहीं है। अतः संक्षेप में लिख रहा हूं कि यह बात हर पल कचोटती रही है कि बेगुनाह होते हुए भी मैं अपने मम्मी पापा और दीदी का फरार हत्यारा घोषित हूँ को बेगुनाह साबित करने की ललक मेरे दिल में आयु बढ़ने के साथ ही प्रबल होती गई और इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ कर कानून की किताबें पढ़ता रहा। 21 साल बाद मैंने खुद को इस योग्य पाया कि अब मैं खुद को कोर्ट में बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। मुझे पता लगा कि अजय कुमार दुबे अब एसपी बन चुका है और आजकल इलाहाबाद ही में मेरे विचार से खुद को बेगुनाह साबित करने का मेरे पास यही सबसे अच्छा मौका है और बेगुनाह साबित करने के लिए मेरा गिरफ्तार होना जरूरी है और यह मेरी दिली इच्छा है कि मुझे गिरफ्तार करने वाला अजय कुमार दुबे ही हो। अजय कुमार का बंगला जिस इलाके में है उस इलाके से गिरफ्तार किए गए मुलजिम को आप ही की अदालत में पेश किया जाएगा। यही सोचकर आपके रेजिडेंस पर यह रजिस्टर्ड पत्र भेज रहा हूँ। पत्र लिखने की मुख्य वजह यह है कि मैं अजय कुमार दुबे से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जाने वह मेरी गिरफ्तारी की क्या कहानी गढ़कर कोर्ट में पेश करे। कल सुबह दुबे के बंगले पर जाकर मैं खुद को जिस ढंग से पेश करूंगा वह नीचे लिख रहा हूँ। मैं 9:30 बजे दुबे की कोठी पर पहुंचूंगा। दुबे से साफ साफ कहूंगा कि मैं केशव हूं और 21 साल बाद इलाहाबाद खुद को कोर्ट में बेगुनाह साबित करने आया हूं। जाहिर है कि वह यह सोचकर मुझे फौरन गिरफ्तार कर लेगा कि मैं खुद को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर सकूंगा। या एक संभावना यह भी हो सकती है कि इतने वर्षों बाद मुझे देखकर बौखला जाए और सोचे कि कहीं मेरे हाथ सचमुच ही तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं लग गया जिससे खुद को बेगुनाह साबित कर सकूं। अगर यह विचार उसके दिमाग में आया तो वह बौखला उठेगा क्योंकि बेगुनाह साबित होने का तात्पर्य है कि दुबे का गुनहगार साबित होना। अर्थात अगर वह मेरे प्रकट होने से डर गया जिसकी मनोविज्ञान के मुताबिक ज्यादा संभावना है तो वह कोशिश करेगा कि मैं कोर्ट तक पहुंच ही ना पाऊं। तब वह मुझे गोली मारकर यह कहानी भी गढ़ सकता है कि मैं पुनः फरार होने का प्रयत्न कर रहा था। अगर वह ऐसा करे तो सफल ना हो, इसलिए वहां बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाऊंगा और कोई ऐसी हरकत करूंगा कि वह मुझे गिरफ्तार करने पर मजबूर हो जाए क्योंकि अपनी गिरफ्तारी के बाद ही मैं खुद को साबित कर सकूंगा। यकीन रखें कि कल मैं आपकी अदालत में होऊंगा। एक कथित मुजरिम केशव। पत्र पढ़ने के बाद पेशकार ने चेहरा ऊपर उठाया। कुछ देर तक कक्ष में खामोशी छाई रही। फिर सबसे पहले सरकारी वकील बोला, बस यही लिखा है इसमें? जी हाँ, जवाब पेशकार ने दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं? सरकारी वकील ने खिल्ली उड़ाने वाले लहजे में पूछा। जी नहीं। इस बार उसने पलटकर केशव से पूछा, यही आपका वह तोप का गोला जिसके लिए आपने कोर्ट के 10 कीमती मिनट जाया किए? जी हाँ, यही है। क्या है इसमें? इसमें बहुत कुछ है। थोड़ी देर बाद आपको सब नजर आने लगेगा वकील साहब। इसमें भी नहीं है योर ऑनर, वह चीख पड़ा। इस बकवास पत्र से तो मैं यह भी नहीं समझ सका कि यह आदमी कहना क्या चाहता है। इस पत्र का कोड यकीन कैसे कर ले? क्या जरूरी है कि तुमने एसपी साहब से जाकर इसी ढंग से बात की थी जैसी पत्र में लिखी थी? चार्जशीट के मुताबिक मैंने खुद को छिपाने की कोशिश की सर, केशव न्यायाधीश से संबोधित होकर बोला। अपना नाम मैंने मिस्टर दुबे को मुसीबत सिंह बताया, कोबरा का पत्र दिया और इनके यह पूछने पर कि मुझे क्या चाहिए मैंने अपनी मम्मी पापा और दीदी से संबंधित फाइलें मांगी और उन फाइलों की मांग होते ही एसपी साहब चौंके। उन्हें शक हुआ कि झपट कर इन्होंने तुम्हारी आंखों से रंगीन चश्मा नोच लिया। नीली आंखें देखते ही ये पहचान गए कि तुम केशव हो। यानी मैंने अपना वास्तविक परिचय छुपाने की कोशिश की थी। भरपूर।
क्या मैं जानता था कि मेरी कोशिश के बावजूद दुबे मुझे पहचान जाएगा? यह कल्पना तो तुम 7 जन्म ना कर सके होंगे। खुद को 30 मार खा समझ रहे थे। ये तो एसपी साहब के टैलेंट हैं, इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। यकीनन। अगर मैंने खुद को छिपाने की कोशिश की थी, अगर मैं समझ रहा था कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा और अपनी समस्त आशाओं के विपरीत गया, तो मुझे जज साहब के नाम यह पत्र लिखने की क्या जरूरत थी? अपने पत्र में मैंने यह दावा कैसे पेश कर दिया कि कल इस अदालत में मौजूद होऊंगा? क्या मतलब? सरकारी वकील बनना उठा। मतलब ये वकील साहब कि इस पत्र के जरिए मैं यह दावा पेश नहीं करना चाहता कि मैंने खुद को ठीक उसी ढंग से पेश किया जैसे पत्र में लिखा है। एक एक शब्द को चबाते हुए केशव ने कहा, मगर मेरा यह पत्र जरूर बताता है कि मुझे कल ही था कि मिस्टर दुबे के बंगले पर मैं पकड़ा जाने वाला हूँ। बोलिए वकील साहब, साबित करता है कि नहीं? और सरकारी वकील बगले झांकने लगा। सर, मेरे काबिल दोस्त की ये चुप्पी कह रही है कि फिलहाल बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा है। केशव की इस बार की आवाज बुलंद और जोश में भरी थी। मैं पूछता हूँ कि अगर दुबे को अपना परिचय मैंने नहीं दिया तो एक दिन पहले कैसे जानता था कि दुबे मुझे पहचान लेगा? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने दुबे से खुद नहीं कहा कि केशव हूँ, तो पत्र में कैसे लिख दिया कि आज मैं इस वक्त कोर्ट में होऊंगा? और अपने काबिल दोस्त से मेरा एक सवाल यह भी है कि कल ही डाक में डाल दिया गया मेरा यह पत्र इस बात को साबित करता है या नहीं? मुझे अपनी गिरफ्तारी का पता था। एकाएक कक्ष में मौजूद पब्लिक को जाने क्या हुआ। सभी लोग एक साथ ताली बजाने लगे। समूचा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जैन साहब अपने बूढ़े जिस्म में रोमांच की बड़ी तीखी और अनोखी लहर को घुमड़ते महसूस कर रहे थे। उन्होंने सबसे जोरदार तालियां बजाई थीं। अब तक बजा रहे थे। सरकारी वकील और दुबे का चेहरा ऐसा नजर आ रहा था जैसे अभी अभी कोलू के 2 पाटों के बीच से गुजरा हो। और वह जिसका नाम केशव था, केशव पंडित, लोग उसे कानून का बेटा भी कहते थे। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराई जा रहा था। न्यायाधीश महोदय ने हथौड़ी मेज पर मारते हुए कहा, ऑर्डर, ऑर्डर। तालियों की गड़गड़ाहट लोगों की फुसफुसाहट में बदली और फिर धीरे धीरे वह भी दम तोड़ती चली गई। दिल ही दिल में लोग अभी भी केशव की प्रशंसा कर रहे थे। यह एक बात पुलिस की संपूर्ण चार्जशीट झूठी साबित करती है, सर। अब कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ केशव की आवाज गूंज रही थी। ना मैंने खुद को कभी मुसीबत सिंह कहा, ना कोबरा का मेंबर बताया। जब मुझे मालूम ही नहीं कि कोबरा भला क्या है, तो उसका मेंबर कैसे हो सकता हूँ? सरकारी वकील ने कहा, जोश की ज्यादती में तुम किंग कोबरा के उस पत्र की मौजूदगी को भूल रहे हो जो चार्जशीट के साथ नहीं है। क्या वह पत्र यह कहता है कि मैं कोबरा का मेंबर हूं? नाम नहीं लिखा है, लेकिन पत्रवाहक कोई भी हो सकता है, सर। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मुझे क्या मालूम? यह सवाल तो मिस्टर अजय कुमार दुबे से पूछा जाना चाहिए कि यह पत्र इनके पास कहां से आया। इनका कहना है कि तुम लेकर आए। हूँ, केशव ने नफरत से मुंह सिकोड़ा। इनके कहने का वैल्यू क्या है? इन्होंने तो यह भी कहा था कि मैंने खुद को मुसीबत सिंह कहा। बस एक बात के गलत साबित होने से सारी बातें, जी हाँ, सारी बातें गलत साबित हो गई हैं। उनकी बात बीच में काटकर केशव चीख पड़ा। किंग कोबरा के पत्र में तारीख तक नहीं है। जाने कौन कब यह पत्र मिस्टर दुबे को दे गया था, जिसका इस्तेमाल मुझे कोबरा का मेंबर साबित करने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य मुझे रिमांड पर लेने के साथ ही नए चक्रव्यूह में उलझाना भी था। लेकिन अफसोस, अब मैं उतना भूला नहीं हूं जितना 21 साल पहले था। क्या ऐसी पुलिस के रिमांड पर दिया जा सकता है, सर, जिसकी चार्जशीट ही गलत साबित हो चुकी हो? सन्नाटा। केशव पुनः बोला, 21 साल पहले जो 3 हत्याएं करने का इल्जाम मुझ पर है, उसके संबंध में मैं पुलिस
अपनी तफ्तीश पूरी कर चुकी है और कोबरा का मेंबर मैं हूं नहीं, फिर मुझे रिमांड पर क्यों दिया जाए? पुलिस जानना चाहती है कि 21 साल तक तुम क्या करते रहे। इससे तुम्हारे द्वारा किए गए जाने कितने जुर्म सामने आ सकते हैं। जो जुर्म करते हैं वे 21 साल पहले लगे इल्जाम का जवाब देने खुद के कटघरे में आकर खड़े नहीं हुआ करते। वकील साहब, केशव ने कहा, कोर्ट के तो नाम मात्र से रूह फना हुआ करती है उनकी। मेरा यहाँ अपनी इच्छा से आना ही जाहिर करता है कि मैंने जुर्म नहीं किए होंगे। कुछ लोगों में खाकर गुर्राने की आदत बचपन से ही होती है, योर ऑनर। सर, अगर कोर्ट चाहेगी तो मैं अपनी 21 साल फरारी का पूरा विवरण लिखकर कर दूंगा, मगर यह साबित करने के बाद कि पुलिस चार्जशीट झूठी है। अब मैं कोर्ट से यह दरख्वास्त करता हूं कि मुझे रिमांड पर ना दिया जाए। इसलिए ना दिया जाए क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो जिस पुलिस ने मुझे कोबरा का मेंबर साबित करने की कोशिश की है वह इसी तरह 2-4 केस थोप कर मुझे उलझा सकती है। मैं उन्हीं को झूठा साबित करता रहूंगा और अपने उस मुख्य लक्ष्य से भटक जाऊंगा जिसके लिए खुद इस कोर्ट में लाया हूं। इंसाफ की खातिर मुझे खुद को बेकसूर साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने पूछा, इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हो? यस सर। क्या? उम्मीद है कि इस संक्षिप्त बहस के बाद आप मुझे रिमांड पर नहीं देंगे, केशव ने कहा। मैं अपनी बेल एप्लीकेशन पर कोर्ट से विचार करने की दरख्वास्त करता हूँ। जमानत तो इस चालाक और पाखंडी मुलजिम की कभी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, योर ऑनर। सरकारी वकील ने तुरंत हस्तक्षेप किया। केशव ने बड़े मजेदार स्वर में पूछा, वह किस खुशी में? जो मुलजिम जुर्म करने के 21 साल तक फरार रहा, पुरजोर कोशिश के बावजूद पुलिस के हाथ ना लग सका, क्या गारंटी है कि वह पुनः कानून की आंखों में धूल झोंक कर गायब ना हो जाएगा? माना कि पुलिस के हाथ नहीं लगा, किंतु पुलिस इस बात का कोई सबूत पेश नहीं कर सकती कि उसने मुझे ढूंढने के लिए पुरजोर तो क्या, थोड़ी बहुत कोशिश भी की हो। अगर की होती तो मैं पुलिस को उससे अगले दिन ही मिल जाता जिस दिन इस शहर से भागा था, क्योंकि अगले दिन की सुबह ही मैं बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में पकड़ा गया था और अपने असली नाम से आगरा जेल में रहा। मेरे इस कथन की सच्चाई की पुष्टि आगरा जेल का 21 साल पुराना रिकॉर्ड देगा। एक बार पुनः सरकारी वकील बगले झांकने लगा और फिर केशव कहता चला गया, मेरे काबिल दोस्त बार बार एक बात भूल जाते हैं। वे फिर भूल गए कि 21 साल बाद मैंने खुद को खुद ही गिरफ्तार कराया है। किसी पुलिस वाले ने तो अपने टैलेंट से गिरफ्तार नहीं किया मुझे। क्या ऐसा आदमी फरार होगा? नहीं सर, मैं फरार होने के लिए वापस अपने शहर नहीं आया। अपना वकील भी चूंकि मैं ही हूँ और 21 साल पूर्व घटी घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन के लिए भाग दौड़ करनी होगी, अतः केस की तैयारी करने के लिए मुझे मौका दिया जाए। सरकारी वकील के पास हालांकि कोई तर्क नहीं था, मगर फिर भी उसने कोर्ट से केशव को जमानत पर ना छोड़ने की दरखास्त की। केशव जानता था कि उसकी सूखी दरखास्त में कोई दम नहीं है। अब वह आश्वस्त था कि अदालत का फैसला उसी के हक में होगा, अतः बोला, हालांकि मैं जानता हूं सर कि अदालत में मेरी इस ख्वाहिश को नहीं माना जाएगा, मगर फिर भी अगर कोर्ट इजाजत दे तो मैं एक ख्वाहिश पेश करना चाहता हूं। बोलो। मेरी दिली ख्वाहिश है कि रिमांड पर SP थी पुलिस साहब को दिया जाए ताकि मालूम कर सके कि किंग का पत्र इन्हें किसने दिया और उसमें लिखे मुताबिक इन्होंने पत्रवाहक को कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं दी जो SP पुलिस होने के नाते इन्हें नहीं देनी चाहिए थी। कक्ष हंसी के फव्वारों से भर उठा। न्यायाधीश ने कहा, इसके लिए आपको मिस्टर दुबे पर अलग से केस करना होगा। यही तो सबसे बड़ी कमी है हमारी कानून व्यवस्था में। जो बात इसी कोर्ट में साबित हो चुकी है उसके लिए अलग केस, अलग अदालत का लफड़ा क्यों? व्यवस्था ऐसी ही है, यही तो रोना है, तभी तो लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिल पाता। इलाहाबाद के सांध्य दैनिकों ने तहलका मचा दिया। केशव को हीरो बना दिया उन्होंने। हर अखबार की मुख्य खबर उसी के बारे में थी।
फ्रंट पर केशव के बड़े बड़े फोटो छपे थे। कचहरी से बाहर निकलते ही केशव के जैन साहब के साथ मुस्कुराते फोटो। किसी ने हैंडिंग बनाया था कि 21 साल बाद इलाहाबाद का बेटा कानून का बेटा बनकर लौटा। एक अखबार ने लिखा, उसने एलएलबी पास नहीं की मगर कानून के बड़े बड़े पंडितों को धूल चटा देता है। उससे आगे बढ़कर लिखा गया है कोई माइका लाल जो कोर्ट में कानून के बेटे से टक्कर ले। इसी अखबार का दूसरा हेडिंग था, कानून के पंडितों को केशव पंडित की चुनौती। एसपी पुलिस को बेनकाब और खुद को बेगुनाह साबित करने का दावा। हेडिंग विभिन्न थे, हर अखबार में अलग। मैटर लगभग एक ही था। रिपोर्ट्स ने पुलिस और प्रशासन के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे। अदालत की कार्यवाही विस्तार पूर्वक छापी गई थी। पुलिस की चार्जशीट से लेकर केशव के रजिस्टर्ड पत्र, उसके बयान और सरकारी वकील से की गई बहस तक। कचहरी से निकलते वक्त केशव को रिपोर्टर्स ने घेर लिया था। अनेक सवालों की झड़ी लग गई थी। हालांकि केशव खुश था किंतु ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था। फिर भी जैन साहब की गाड़ी की तरफ बढ़ते केशव के मुंह से रिपोर्टर्स ने कुछ न कुछ निकलवा ही लिया और शाम को वे शब्द फ्रंट पर एक विशेष कॉलम बनाकर प्रकाशित किए गए। इलाहाबाद की हर सड़क, चौराहे, दुकान और गली मोहल्ले में ही नहीं बल्कि घर घर में जिसकी चर्चा थी वह जैन साहब की कोठी के पीछे वाले लॉन में बांस की एक आराम चेयर पर अधलेटी अवस्था में पड़ा था, टांगे कुर्सियों के बीच रखी मेज पर फैलाए। चार मीनार की सिगरेट के कश लगा रहा था। तन पर जापानी सिल्क का चमकदार हल्का कुर्ता पैजामा संध्या की मंद मंद प्यार के साथ लिबास रह रहकर फरफरा रहा था। सामने जैन साहब बैठे थे। काफी देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, वह नहीं आई केशव? वह आएगी, केशव ने हौले से कहा। जैसे ही उसे पता लगेगा। कब आएगी? जैन साहब व्यग्र स्वर में कह उठे। सारे सांध्य दैनिक प्रकाशित हो चुके हैं। आज की हर अखबार को यदि केशव पंडित संस्करण कहा जाए तो गलत ना होगा। इलाहाबाद के बच्चे बच्चे की जुबान पर आज तुम्हारी चर्चा है। क्या ये चर्चा उस तक नहीं पहुंची होगी? नहीं पहुंची होगी तो नहीं पहुंच जाएगी, केशव ने विश्वास पूर्वक कहा। अगर सुनो इलाहाबाद में होगी तो चर्चा उस तक जरूर पहुंचेगी अंकल। और जैसे ही उसे पता लगेगा कि मैं यहाँ आपके पास हूँ, वह चाहे जहाँ हो इस तरह यहाँ पहुंचेगी जैसे पका फल पेड़ से टूटने के बाद सीधा जमीन पर गिरता है। तुम बार बार यही कह जा रहे हो। अब से नहीं बल्कि तब से जब खुद को गिरफ्तार कराने दुबे के यहाँ गए थे। उस वक्त कहा था कि जैसे ही अखबारों में तुम्हारी गिरफ्तारी और जमानत के बारे में छपेगा, यहाँ दौड़ी चली आएगी। अभी वक्त है, अभी वह आ सकती है, केशव ने टांगे मेज पर से हटाकर घास पर रखी और सीधा बैठता हुआ बोला। और अगर वह नहीं आई तो मैं ये समझूंगा कि वह इलाहाबाद में है ही नहीं। हम कुछ और ही सोच रहे हैं केशव बेटे। क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी गिरफ्तारी का सोनू पर उल्टा असर हुआ हो? मतलब बदले की आंख से वह सुलग तो रही है। मान लो कि अखबार में यह पढ़कर और ज्यादा भड़क उठे कि तुम्हें दुबे ने गिरफ्तार किया है। क्या ऐसा होने पर वह रिवॉल्वर संभाले सीधे दुबे की कोठी पर नहीं पहुंच जाएगी? नहीं, केशव ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा। क्यों नहीं? क्योंकि वह सोनू है, वही जिसने मुझे भारतीय दंड विधान दिया, जिसने मुझे कानून का बेटा बनने का प्रेरणा दी। मैं जानता हूँ कि वह बेवकूफ नहीं है। हालांकि अखबारों में साफ साफ लिखा है कि दुबे ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मैंने खुद को गिरफ्तार कराया है। इतना भी लिखा होता तो वह यह समझ जाती कि मैं कानून का बेटा बनकर बदला लेने इलाहाबाद आया हूँ। और यह है जानने के बाद दुबे की तरफ वह टेढ़ी आंख से देख तक नहीं सकती। क्या तुम्हारी इन सारी सोचों को वक्त गलत साबित नहीं कर सकता? चहलकदमी करता हुआ केशव एक रुक गया। कुछ देर तक शांत भाव से जैन साहब को देखता हुआ बोला, क्या आपको अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ अंकल? क्या क्या अभी तक मेरी कोई सोच गलत साबित हुई है? हम समझे नहीं। सिगरेट के अंतिम सिरे को एक तरफ उछालने के बाद केशव ने कहा, जब मैं खुद को गिरफ्तार कराने दुबे के यहाँ जा रहा था
तब आप डर रहे थे, तरह तरह की शंकाएं व्यक्त की थी आपने। कभी यह कि कोर्ट में से अपनी जमानत करा पाऊंगा कि नहीं, आदि आदि। मगर मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा था, वही और सिर्फ वही होगा जो सोच कर जा रहा हूं। अक्षर अक्षर वही हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। फिर इस मामले में आप शंका क्यों कर रहे हैं? जिस ढंग से तुमने खुद को दूबे के सामने पेश किया और अदालत से अपनी जमानत कराई, उससे हमें पूरा यकीन हो गया है कि कानून के दायरे में रहकर तुम अपना रिवेंज लेने में कामयाब हो जाओगे। इस सब में विशेष उल्लेखनीय ये है कि जो कुछ हुआ वह तुमने होने से पहले ही हमें इस तरह बता दिया था जैसे हो चुका हो। मगर मगर उम्र में बड़े और अनुभवी होने के कारण कुछ कहेंगे। बोलिए। पुलिस वालों से दुश्मनी मोल लेना आज के समाज में तलवार की धार पर चलने के समान है, और वह तुम कर चुके हो। तलवार की धार पर चलने वाला जरा सी चूक होते ही लहूलुहान हो सकता है बेटे। केशव के होठों पर बड़ी प्यारी मुस्कान उभरी। बोला, फिक्र मत करो अंकल, बचपन से इनके हथकंडे देखता ही नहीं भोगता चला आ रहा हूँ, और इतने भोगे हैं कि अब इनमें मुझे नहीं बल्कि इन्हें मुझसे बचे रहने की जरूरत है। देख लेना, पुलिस शीघ्र ही तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ा काल्पनिक बखेड़ा खड़ा करेगी, मुंह खाएगी। जैन साहब कुछ और कहना चाहते थे, कहने के लिए मुंह खुला ही था कि उन्होंने घरेलू नौकर ने आकर सूचना दी, आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन? व्यग्रतावश दोनों ने एक साथ पूछा। नौकर के जवाब देने से पहले ही केशव उसकी तरफ बढ़ा। दीवानगी के आलम में उसने पूछा, लेडी है या जैन? कोई पुलिस वाला है साहब। केशव के दिमाग को झटका सा लगा। चेहरा जिस तेजी से दमका था, उसी तेजी से निराशा फैल गई। जबकि नौकर का जवाब सुनते ही जैन साहब का दिल धक से रह गया। वे जानते थे कि आगंतुक की सूचना पर केशव का चेहरा क्यों चमका और क्यों बुझ गया। बोले, हमें लगता है कि पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच लिया है। अब वे मेरे खिलाफ इतनी आसानी से कोई षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे अंकल। कहने के बाद केशव ने नौकर से पूछा, क्या नाम बताया उसने? तीरथ सिंह साहब। तीरथ सिंह। केशव की ने हलक से चीख से निकाल दी, और इससे पूर्व की जैन साहब कुछ समझ पाते, केशव आंधी तूफान की तरह मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़ा। जैन साहब पीछे लपके। आनंद फानंद ने केशव कोठी के मुख्य द्वार पर था। सामने पूरी वर्दी में इंस्पेक्टर तीरथ सिंह। इंस्पेक्टर अंकल, इंस्पेक्टर अंकल, पागलों के मानंद चिल्लाता हुआ केशव उससे जा लिपटा, और अधेड़ हो चुके तीरथ सिंह ने उसे यूं अपनी भुजाओं में भर लिया जैसे अकबर की कैद से निकली अनारकली को सलीम ने भरा होगा। उससे लिपटा केशव जाने क्यों फफक फफक कर रो पड़ा था। जोश और जज्बातों के वेग में तीरथ सिंह उसकी पीठ थपथपा रहा था। तीरथ सिंह का चेहरा इस वक्त जैन साहब के सामने था, और वे साफ साफ देख रहे थे कि खुद को रो पड़ने से रोकने के लिए तीरथ सिंह हर दर्जे की जद्दोजहद कर रहा था। इस प्रयास में चेहरा विकृत सा हो उठा उसका, होठ कांप रहे थे। जैन साहब के देखते ही देखते तीरथ सिंह ने अपना निचला होठ दांतों से भींचा। जब वहां केशव के रोने का स्वर गूंजा, तब तीरथ सिंह के चेहरे पर पीड़ा के ऐसे भाव उभरे जैसे उसके जख्म से गोली निकाली जा रही हो, और देखते ही देखते उसके निचले होठ से खून की धार बह निकली। मिलन के इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर जैन साहब जहां के तहां खड़े रह गए, मूर्ति की मानिंद। हिल तक न सके वे। कई पल तक तीनों इसी स्थिति में रहे। जब संभले तो सबसे पहले तीरथ सिंह ने खुद को संभाला। केशव की पीठ ठोकता हुआ बोला, रोता क्यों है बादशाह? अब तो जालिमों को जलाने लायक बना है तू। इतने दिन से कहाँ थे अंकल, कहीं मिले क्यों नहीं? फरहाद साला खुद हो गया, दोष अंकल को देता है। उसके कंधे झंझोड़ते हुए तीरथ सिंह ने कहा, अपन कहाँ चला जाता? यूपी के थानों से बाहर तो अपनी रेंज ही नहीं है, चाहे जहां से मालूम किया जा सकता था। वातावरण को और सामान्य बनाने की गरज से जैन साहब ने आगे बढ़ते हुए कहा, थाने से मालूम करता तो वक्त से पहले पकड़ा ना जाता ये बेवकूफ। केशव स्वयं को नियंत्रित कर चुका था। बोला, और फिर आपसे तो यह भी डर था
कि देखते ही गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फरार मुजरिम था मैं, और आपने गुरुद्वारे में कसम खाई हुई है कि चुप। तीरथ सिंह मुर्राया। चुप हो जा, केशव ने चौंकते हुए पूछा। क्यों अंकल, क्या वह कसम तोड़ दी है आपने? नहीं। फिर? तोड़ना चाहता था केशव, मगर मौका हाथ ना लगा। क्या मतलब? सोचा था। सोचा क्या था, बल्कि निश्चय किया था कि अगर तू कभी सामने आएगा तो गुरुद्वारे में खाई कसम तोड़ दूंगा, गिरफ्तार ही करूंगा तुझे। तब तो अच्छा ही हुआ अंकल कि मैं आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपके कसम तोड़ने पर मुझे दुख होता। पुलिस में एक आप ही तो हैं जिसकी वजह से मैं पूरे महकमे को कभी भ्रष्ट नहीं कहता। नहीं केशव, मेरे जैसे और भी हैं बेटे। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, मगर वे मुझे नहीं मिले। मुझे मिलने वालों में आप अकेले हैं, जिन्हें देखकर मुझे यह ख्याल आता है कि पुलिस नामक महकमे का गठन किन उद्देश्यों को सामने रखकर किया गया था। आप भी कसम तोड़ देते तो। केशव ने अपना वाक्य छोड़ दिया। अजीब सी खामोशी छा गई उनके बीच। फिर तीरथ सिंह ने कहा, तुमने दुबे को 21 साल पहले की दी हुई कोई कैसेट दी थी? सारी बातें यहाँ खड़े खड़े करोगे क्या? अंदर चलो। वे चल पड़े। केशव ने कहा, 21 साल? आज बातें छोड़िए अंकल, यह बताइए कि आजकल कहाँ हैं आप? यहीं, इलाहाबाद में। हाँ, और संयोग से उसी इलाके के थाने का इंचार्ज हूँ जिसमें दुबे का बंगला पड़ता है। तो मेरे द्वारा खड़े किए गए झमेले में आप गायब क्यों रहे? मैं कल से एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इलाहाबाद से बाहर गया हुआ था। अब से 1 घंटा पहले ही लौटा हूँ, और आते ही सुना, पढ़ा कि मेरे क्षेत्र में कैसा तूफान मचाया है। यह पता लगते ही दौड़ा चला आया। तुम जैन साहब के यहाँ हो, थाना इंचार्ज के रूप में या मेरे अंकल के रूप में? तीरथ सिंह ने जोरदार ठहाका लगाने के बाद कहा, थाना इंचार्ज को खुद तक पहुंचने के लिए तुमने घर ही कहाँ छोड़ा है? केशव और जैन साहब भी हंस पड़े। एक एक जैन साहब ने तीरथ सिंह के कंधों पर मौजूद स्टार्स को देखते हुए कहा, आज 21 साल बाद भी तुम इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर ही रहे तीरथ सिंह। गुरुद्वारे में खाई अपनी कसम तोड़ी नहीं अंकल ने। केशव झट बोला, अगर तोड़ दी होती तो दुबे की तरह कम से कम एसपी तो होते ही। तुम नहीं चुके केशव, जैन साहब ने कहा। मौका लगते ही व्यवस्था पर व्यंग करते हो। क्यों अंकल, मुझे चूकना चाहिए क्या? नहीं, तीरथ सिंह ने कहा। अगर चूकेगा तो वह बाहर नहीं निकल पाएगा, जो बचपन में व्यवस्था ने तुम्हारे जहन में भरा है। अगर वह बाहर नहीं निकला तो तुम जहरीले और जहरीले बनते चले जाओगे, और जिसको काट लूंगा वह मर जाएगा। कहकर केशव हंसा। जैन साहब और तीरथ सिंह भी ठहाका लगा उठे। 21 सालों में मनु नारंग को जिस्म से भले ही बूढ़ा होकर, मगर दिमाग उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पैना हो गया था जितना युवावस्था में था। समय के साथ उसकी प्रसिद्धि बढ़ी थी। कोर्ट में वह आज भी शेर की तरह दहाड़ता था। यही वजह थी कि अब उसका नाम यूपी के नहीं बल्कि भारत के गिने चुने वकीलों में गिना जाता था। और उसके शानदार ऑफिस में इस वक्त दुबे बैठा था। एसपी पुलिस नहीं बल्कि अजय कुमार दुबे। इस वक्त वह सादा कपड़ों में था, चेहरे पर चिंता की अनगिनत लकीरें। सारी बातें बता देने के बाद दुबे ने कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। मेरी तरफ से कोर्ट में इस मामले को आप ही संभालेंगे। मामले में तुम्हारे लिए खतरा है ही कहाँ? नारंग ने पूछा। क्या मतलब? यहाँ वह खुद को बेगुनाह ही तो साबित करने आया है। कहता तो यही है, मगर मुझे नहीं लगता कि वह सच बोला है। और वो किस लिए आया है? बदला लेने। उन सबसे बदला लेने जिनकी वजह से उसका परिवार तबाह हुआ। जुनेजा, बब्बन, कुकरेजा और मैं। और आप। मैं? हाँ, आप भी उन्हीं में शामिल हैं। मैं क्यों? मनु नारंग हकला गया। वह आप ही थे जिसने उसके विरुद्ध कोर्ट में हर झूठ को सच बनाया था। तो कौन सा गुनाह किया था? हम लोगों का तो पेशा ही ये है। अगर वकीलों कोई इस तरह दुश्मनी निकालने लगे तो कर लिया हमने वकालत। मगर मेरा अनुमान है कि उसकी हिट लिस्ट में आप भी हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं हो सकता। चलो मान लिया, मगर मैं तो हर हालत में हूँ नारंग साहब।
और अब आप ही मुझे इसके कहर से बचा सकते हैं। तुम्हें कैसे लगता है कि वह यहाँ खुद को बेगुनाह साबित करने नहीं बल्कि तुमसे बदला लेने आया है? मेरा दिल कहता है ओह। कहने के बाद कुछ देर तक मनु नारंग जाने क्या सोचता रहा। फिर बोला, वह तुमसे किस किस्म का बदला लेने की कोशिश कर रहा है? कैसा भी? मतलब वह मेरा मर्डर भी कर सकता है? मर्डर? जी हाँ। तब तो खुद ही फंस जाएगा वह। कैसी? अगर तुम्हें यह शक है कि वह तुम्हारा मर्डर कर सकता है तो तुम्हें हर पल पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चौकस रहना होगा। तुम एसपी हो, सारे साधन तुम्हारे पास हैं, जिस तरह चाहो अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हो। उस स्थिति में तुम्हारे मर्डर के लिए किया गया उसका कोई भी हमला कामयाब नहीं होगा और दफा 307 में लंबी सजा कराना मेरा काम रहा। मेरा ख्याल है कि वह इस तरह मेरा मर्डर नहीं करेगा। फिर किस तरह करेगा? कुछ इस तरह कि उस पर कानून की कोई धारा ही लागू ना हो सके। मन्नू नारंग इस तरह मुस्कुरा उठा जैसे किसी बच्चे की बचकानी बात सुन ली हो। बोला, तुम एसपी पुलिस हो मिस्टर दुबे। बच्चों जैसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। कानून इतना विस्तृत है कि कोई किसी को दुर्भावना से घूरे भी तो उस पर धारा लागू होती है, और तुम कहते हो कि वह मर्डर कर देगा और उस पर धारा लागू ना हो सकेगी। मुझे ऐसा ही लगता है। जरूर से ज्यादा डर गए हो तुम। क्या आपने आज के अखबार नहीं पढ़े? पढ़े हैं। आमतौर पर शाम को सिर्फ एक अखबार पढ़ते हैं, मगर आज सारे पढ़े हैं। बेशक उसने अच्छी बहस की, निस्संदेह बड़ी खूबसूरती से अपनी जमानत भी करा ले गया, मगर यह इतना बड़ा कारनामा नहीं था जितना बना दिया गया। अखबारों ने ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया है। उसे लगता है कि अखबार वालों को उसने कुछ पैसे चटा दिए हैं। यह तो मानना पड़ेगा कि कानून की उसे अच्छी नॉलेज है। मानते हैं, मगर मगर किसी को कानून की नॉलेज होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि वह ऐसी टेक्निक से मर्डर कर सकता है जिस पर कोई धारा लागू ना हो। यह एक बचकानी बात है। आपके ख्याल से अब वह क्या करेगा? मतलब बता चुका हूं कि कोबरा का मेंबर बनकर वह मुझसे कैसेट ले गया। आप जानते ही हैं कि उस कैसेट में क्या है। कैसेट से कतई डरने की जरूरत नहीं है, मन्नू नारंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। माना कि कैसेट की उसके पास मौजूदगी की वजह से कोर्ट में उसे कोई भी वकील हत्यारा साबित नहीं कर सकेगा। वह खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाएगा। कैसेट से डरे तो जुनेजा, बब्बन, कुकरेजा आदि डरे। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? अगर उसने साबित कर दिया कि वह उसी दिन कैसेट लेकर मेरे पास थाने में आया था और मैंने सारे मामले से कैसेट गायब कर दी थी, यह बात किस तरह साबित कर पाएगा वह? किसी भी तरह नहीं कर पाएगा। इस बात का कोई सबूत वह पेश नहीं कर पाएगा। उस वक्त तक मैं भी यही समझता था नारंग साहब, जब तक उसे कोर्ट में बहस करते नहीं देखा था। जब भी उसका वह रूप मेरी आंखों के सामने आता है मैं कांप उठता हूँ। लगता है कि वक्त आने पर वह इस बात को भी साबित कर देगा। मुझे फिर कहना पड़ेगा कि तुम मुझसे जरूर से ज्यादा डर रहे हो। यकीन रखो, मैं कोर्ट में उसे यह साबित नहीं करने दूंगा, और अब तक यह साबित नहीं कर पाएगा तब तक इस मामले में कम से कम तुम्हारा वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। थैंक यू नारंग साहब। लेकिन? फिर लेकिन? दरअसल मैं उसकी योजना नहीं समझ पा रहा हूँ। योजना? इलाहाबाद में कदम रखते ही सबसे पहले वह कोबरा के मेंबर के रूप में मुझसे कैसेट हासिल करता है। अगले दिन खुद को गिरफ्तार कराने आता है। इन सब के पीछे उसकी योजना क्या हो सकती है? सीधी बात है, कैसेट उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही उसे कोर्ट में बेगुनाह साबित कर सकती है। सो अपनी गिरफ्तारी से पहले कैसेट को तो उसे अपने कब्जे में लेना ही था। पहले मेरा ख्याल भी यही था। अब नहीं है? जी हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक एक बार भी उसने कहीं यह नहीं कहा है कि वह मुझसे कैसेट हासिल कर चुका है। कैसेट का जिक्र तक नहीं करता वह, जबकि मैं ये सोच सोच कर मरा जा रहा था कि जब वह कैसेट का जिक्र करेगा तो मुझे अपने बचाव में क्या करना है। उसकी इस हरकत के पीछे तुम्हें क्या नजर आता है? यही तो मुसीबत है, नजर कुछ नहीं आता, मगर लगता है कि वह कुछ और सोच रहा है, कोई बहुत गहरी चाल। वह वह सब नहीं करना चाहता जो हम सोच रहे हैं, बल्कि वह कुछ करेगा, कुछ ऐसा
जिस तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। शायद इसलिए यह सवाल मुझे पागल किए दे रहा है कि वह करना क्या चाहता है। वह कुछ करना नहीं चाहता। व्यर्थ सोच समझकर अपना दिमाग खराब मत करो। मैं गारंटी लेता हूँ कि कैसेट के बूते पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नारंग के इस स्पष्ट आश्वासन के बावजूद दुबे की तसल्ली ना हो पाई थी। केशव पंडित नाम का भूत उस पर हावी था। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।